अब हम पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी में। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में बेसिकली दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। पहला रहता है लूप ऑफ हेनले और दूसरा रहता है वासा रेक्टा। इन दोनों की मदद से यूरिन को किडनी कंसंट्रेट या डाइल्यूट करता है और इन दोनों का काम है हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम मेंटेन करना। और जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कलेक्टिंग डक्ट करता है जो बचा हुआ रहता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट में सबसे पहले हमने बोला लूप ऑफ हेनले। तो हमें लूप ऑफ हेनले जो रहता है वो रहता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो एच याद रखना है, एच तो हेनलेज लूप जो रहता है मल्टीप्लायर होता है। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो रहता है वो एक्सचेंजर होता है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो रहता है वो बेसिकली स्टोरेज साइट होता है जहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है वाटर रीअब्जॉर्ब करता है यूजिंग द ग्रेडियंट। तो काउंटर करंट सबसे पहले अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेशन जो रहता है लूप ऑफ हेनले में होता है और लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं। एक होता है थिक पार्ट और एक होता है थिन पार्ट। जो थिन रहता है वो काफी पतला होता है। थिन जो रहता है काफी पतला रहता है, इतना पतला रहता है कि वाटर जो रहता है अपने आप ही पैसिवली ही उससे बाहर निकलता है। तो जो वाटर रहता है थिन से निकलता है अपने आप ही। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थिक की, तो थिक जो रहता है वाटर के लिए इम्परमेबल रहता है। वो काफी थिक रहता है, इतना थिक रहता है कि वाटर उससे बाहर नहीं निकल पाता है, वाटर के लिए इम्परमेबल रहता है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो थिक रहता है, थिक जो रहता है उसके पास काफी ताकत होती है, खा खा के मोटा हो जाता है। तो उसके पास जो रहता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए चैनल्स होते हैं, दो चैनल्स जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स। तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स होते हैं जिनका काम होता है रीअब्जॉर्ब करना। तो इनकी मदद से जो रहता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब सबसे पहले बात करें तो जो किडनी होती है ऑलमोस्ट 20 to 25% जो टोटल कार्डियक आउटपुट रहता है उसका ब्लड आता है किडनी में। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो रीनल प्लाज्मा फ्लो 625 ml पर मिनट होता है। फिर नॉर्मली जब एफरेंट आर्टरियोल्स से जब ब्लड जाता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं तो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर हो जाता है। तो कितना फिल्टर होता है 125 ml, क्योंकि हम जेएफआर जानते हैं कितना होता है 125 ml। तो 125 ml फिल्टर हो जाता है। तो अब गया 625 और उसमें से कितना फिल्टर हुआ 125। तो इसको बोलते हैं फिल्टरेशन फ्रैक्शन। तो फिल्टरेशन फ्रैक्शन क्या हुआ, जितना प्लाज्मा जा रहा है रीनल प्लाज्मा फ्लो उसमें से कितना फिल्टर हो गया। तो ये होता है 125 ml पर मिनट। तो 20% के अराउंड जो रहता है फिल्टरेशन फ्रैक्शन रहता है। अब इस जितना भी फिल्टर हुआ है इसमें से 124 ml रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1 ml पर मिनट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलता है। ये नॉर्मली इस तरीके से हमारी किडनी काम करती है। अब हमारी किडनी में जो बहुत सारे जो रहते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन सी चीज जो रहता है ज्यादा फिल्टर होगा, तो जो नेगेटिव होता है वो ये जैसे रहा पॉली एनायनिक। तो पॉली एनायनिक का जो फिल्टरेबिलिटी होता है अगर हम बात करें तो वो हम ग्राफ देख रहे हैं काफी छोटा है। तो अगर नेगेटिव आयन रहता है वो रिपेल हो जाता है क्योंकि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नेगेटिव रहता है, तो वो कम फिल्टर होता है। जबकि अगर हम पॉजिटिव की बात करें पॉलीकेटायनिक तो वो ज्यादा फिल्टर होता है। तो ये चीज रहता है। फिर आगे अगर हम बात करें सबसे पहले तो फिल्टरेशन के लिए जो प्रेशर की जरूरत होती है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन के लिए, वो बेसिकली एफरेंट आर्टेरियोल से जो आता है प्लाज्मा। अब एफरेंट आर्टेरियोल से प्लाज्मा आएगा तो वो एक फोर्स के साथ आता है और ये जो फोर्स लगाता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हम पी जी से डिनोट करते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये वो करेगा क्या, वो जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको आर पार जाने की कोशिश करेगा, तो उस पार जाने के लिए इधर से ताकत लगाएगा। अब इसको क्या होता है, इसके साथ इसके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसको रोकते हैं, उस पार जाने नहीं देते हैं। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई जी
से डिनोट करते हैं, ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और कुछ जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें पहले से फ्लूइड रहेगा, वो भी अपोजिट फोर्स लगाता है इसको रोकने के लिए, फ्लूइड को और आने के लिए। तो ये रहता है बोमन्स कैप्सूल प्रेशर। तो हम देख सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि ग्लोमेरुलर जो प्रोटीन की वजह से लग रहा है अप डायरेक्शन में, और उसी के साथ कैप्सुलर प्रेशर भी अप डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों जो इन दोनों का वेक्टर है ऐड हो जाता है और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे माइनस हो जाएगा। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, अगर जिस प्रेशर से ये फिल्टर हो रहा है अगर हम बात करें, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो रहता है वो 10 होता है। तो वो 10 आता कैसे है, जो रहा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 रहा। अब ये 10 आता कैसे है कि जो हमने ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको अपोज कौन कर रहा है, बोमन्स कैप्सूल का प्रेशर, और इसके साथ कौन मिला हुआ है, इसके खुद के जो दोस्त होते हैं वो मिले हुए होते हैं, इसके साथ जो प्रोटीन्स होते हैं वो रहते हैं, वो भी अपोज कर रहे हैं। तो फाइनली अगर हम नेट प्रेशर बात करेंगे तो 60 में से जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसमें से हम बोमन्स कैप्सूल का प्रेशर जब माइनस करेंगे और क्लोराइड का, तो जो नेट प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे 10 mmHg, दैट इज फिल्टरेशन प्रेशर। तो ये जो रहता है फिल्टरेशन प्रेशर कहलाता है। अब जो फिल्टरेशन प्रेशर होता है उसके लिए फिर यहाँ पे एक कोफिशिएंट होता है, उसको बोलते हैं फिल्टरेशन कोफिशिएंट KF। तो जो फिल्टरेशन कोफिशिएंट रहता है वो कैसे आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है यूजुअली अगर हम फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें, फिल्ट्रेशन प्रेशर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें, जो कि क्या होता है JFR। तो अगर हम बात करें तो कैसे होगा, KF रहता है इंटू PG माइनस PC या PB माइनस पाई G माइनस पाई B, ये रहता है। तो यूजुअली क्या रहता है, जो बोमन्स कैप्सूल रहते हैं उसमें ऑनकोटिक प्रेशर 0 रहता है, इसलिए हम लोग पाई B 0 लेते हैं, तो इसलिए पाई G। तो ये जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है KF, तो ये कैसे निकलेगा, जो हम GFR है KF की बात करें तो कैसे निकलेगा, GFR डिवाइडेड बाई जो ये प्रेशर है PG माइनस PB माइनस पाई 6। तो इस तरीके से निकलेगा। अब टोटल जो GFR है हमने ऊपर से देखा कितना है, टोटल GFR 125 ml है, तो 125 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो रहा है 12.5। तो जो 12.5 वैल्यू हो गई, KF कितना हो गया, KF हो गया 12.5 ml पर मिनट होता है पर mmHg। अब जो यूजुअली ये जो KF रहता है इसको हम लोग जब भी बताते हैं तो 100 ग्राम किडनी वेट में बताते हैं। तो नॉर्मली जो अदर्स कैपिलरीज होती हैं उसमें जो ये KF की वैल्यू होती है यूजुअली 0.01 होती है, और अगर हम किडनी के बारे में बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 400 टाइम्स ज़्यादा होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.2 ml पर मिनट। तो इस तरीके से हम KF की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये चीज़ जो रहता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब फिल्टरेशन होकर के प्लाज्मा जो है हमने देखा, जो एक्सक्रीशन जो रहता है 1 ml पर मिनट से हो रहा है, GFR 125 ml पर मिनट से। तो बीच में जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो रीएब्जॉर्प्शन जो रहता है उसी के लिए ये काउंटर करेंट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर होता है। तो सबसे पहले अगर हम काउंटर करेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 125 ml पर मिनट, अब इसमें एंटर किया, यहाँ पे 125 ml पर मिनट है। तो अब इसमें से हमें लास्ट में जो यहाँ पे यूरिन है वो निकलना है 1 ml पर मिनट के हिसाब से। तो अब इसमें हम देख रहे हैं तो यूजुअली जो है इसमें से रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सारा का सारा ग्लूकोज PCT पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और अमीनो एसिड भी, फिर जो ज़्यादातर सॉल्ट्स हैं और वाटर वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो रहता है बाइकार्ब, ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो थोड़ा बहुत वाटर बचा वो DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब होता है, और जो सॉल्ट बचा है वो TCT में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब हम आगे बढ़े तो ये जो रहता है, कुछ जो रहते हैं ट्रांसपोर्टर होते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टर देख लेते हैं, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है PCT होता है, उस पे जो रहता है
सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर 3 होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर 3 जो रहता है उसका बेसिकली काम क्या रहता है, ये सोडियम को हाइड्रोजन से एक्सचेंज करता है। तो हमें ये याद रखना है पीसीटी पे ये होता है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये एपाइकल साइड में होते हैं। फिर डीसीटी, अगर फिर हम असेंडिंग लूप ऑफ एलने पे बात करें तो लूप ऑफ एलने में जो असेंडिंग लिंप होता है, थिक लिंप, उसमें जो रहता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये दोनों जो रहता है पीसीटी और थिक असेंडिंग लिंप, ये बेसिकली क्या करते हैं, पोटेशियम को रीएब्जॉर्ब करते हैं। पूरी बॉडी किडनी में जो पोटेशियम को सिक्रीशन का काम होता है वो मेनली डिस्टल डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो डिस्टल डीसीटी में कैसे होता है, डिस्टल डीसीटी में इनैक चैनल होते हैं, इनैक, और वही इनैक चैनल प्रिंसिपल सेल्स में भी होते हैं। और उनके साथ साथ और होता है सोडियम एनसीसी चैनल्स। तो एनसीसी चैनल जो रहता है वो रहते हैं डीसीटी पे, जिनको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहता है जिसको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यूजुअली होता कैसे है, दो हमने कंपोनेंट बताया था। पहला होता है वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या करता है, एक्सचेंज करता है, जबकि उसको मल्टीप्लीकेशन का काम किसका होता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो रहता है वो मल्टीप्लाई करता है ग्रेडियंट को, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो होता क्या है यूजुअली, सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो वासा रेक्टा यूजुअली कॉर्टेक्स में जब जाती है, एंटर करती है, तो उस टाइम पे जो ऑस्मोलैरिटी रहती है 300 रहती है। फिर जब वो मेडुला से होते हुए इनर मेडुला तक जाती है तो हमें ऑस्मोलैरिटी को कहाँ तक ले जाना रहता है, 1200 ml तक ले जाना होता है, क्योंकि अंदर जितना जाएंगे उतना कंसंट्रेटेड रहेगा। फिर वो बाहर जब आएगी तो फिर से जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो 300 तक आनी है। तो ये चीज कैसे होती है, ये चीज होती है, ये तो पहला जो 300 से 1200 में और कंसंट्रेट करना है तो इसको और सॉल्ट चाहिए, तो ये नियर बाय से सॉल्ट ले लेती है, प्लस अपना जो रहता है खुद में भी एक्सचेंज करती है, यहाँ से भी सॉल्ट ले लेती है। तो इस तरीके से होता है। फिर जब इसको ऊपर जाना रहता है, ऊपर जब मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जाती है तो इसको 1200 से 300 पर पहुंचना है। तो ऐसे केस में क्या करेगी, ऐसे केस में जो रहता है इसको डाइल्यूट होना रहता है, तो ये बगल से वाटर ले लेती है, तो अपने दूसरे लिम्ब से वाटर ले लेती है, प्लस जो रहता है हेनलेज लूप से भी वाटर ले लेती है। तो इस तरीके से ये काम करती है और अपना जो सॉल्ट है वो निकालती भी रहती है। तो इस तरीके से तो ये वासा रेक्टा एक्सचेंजर हो गया। जबकि अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि एंटर जो कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, 300 पे, 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, और जब एंटर करते करते जब अंदर जब जाते हैं इनर मेडुला तो वहाँ 1200 हो जाता है। तो हम जो है कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर हम ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर हमें जो है यूरिन को डाइल्यूट करना है। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। फिर जब यहाँ पे 300 पहुंचता है तो फिर और ऊपर जब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो वहाँ पे 200 तक पहुंच जाता है। फिर फाइनली जब एक्सक्रीट आउट होना रहता है तो 1200 पे एक्सक्रीट आउट होता है, तो फिर से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से और एक्सक्रीशन 1200 पे होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है कैसे काम करता है इसको एक साथ हम देखते हैं। अगर हम वासा रेक्टा को बीच में ड्रॉ करें हेनलेज लूप को साइड में ड्रॉ करें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम वासा रेक्टा से समझेंगे कि पहला स्टेप यहाँ से है, तो अब ये 300 पे एंटर किया, तो अब 300 पे एंटर किया और इसको बनाना है कितना, 1200 तक। तो ये इसको क्या करेगा, अब इसको जो है कंसंट्रेट होना है, तो इसके बगल में कौन है, थिक लिम्ब है। अब थिक लिम्ब से ये मदद मांगेगा कि मुझे कंसंट्रेट कर दो, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा दो। तो थिक लिम्ब इसकी मदद करेगा कैसे, इसको सॉल्ट दे करके, सोडियम क्लोराइड देगा, जो इसको सोडियम क्लोराइड देगा, और ये सोडियम क्लोराइड ले लेकर के फिर ये जो रहेगा 1200 तक पहुंच जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड क्यों देता है, क्योंकि ये थिक लिम्ब है, वाटर नहीं दे सकता है, तो ये सोडियम क्लोराइड देता है। तो अब ये सोडियम क्लोराइड यहाँ से ले रहा है और ये खुद से भी क्या कर सकता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अपना वाटर दूसरे लिम्ब में देता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, ये काम कर रहा है। फिर अब जब ये 1200 पे पहुंच गया तो फिर यहाँ से फिर ये लूप ऑफ हेनले के दूसरे लिम्ब के पास आ गया और बोला कि मुझे भाई दे दो, मुझे डाइल्यूट होना है। तो अब दूसरा जो लिम्ब है इसको क्या देगा, वाटर देगा।
अब ये इसको वाटर देगा, दूसरा लिम्ब वाटर ही दे पाएगा क्योंकि उससे वाटर लीक करता है, तो इसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट होता रहेगा और ये अपने आप को खुद भी डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से भी कोशिश करेगा वासा रेक्टा। और अपनी तरफ से कैसे करेगा, ये दूसरे लिम्ब में सोडियम क्लोराइड नमक देता रहेगा कि तुम नमक ले लो, मुझे डाइल्यूट होना है। तो इस तरीके से ये 300 तक पहुंच जाएगा। तो ठीक अपोजिट जो अगर हम बात करें तो अपोजिट में जो रहता है, अगर ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब है, अगर लूप ऑफ हिलने का, तो इसमें 300 में जब एंटर किया तो ये क्या देगा, वाटर। तो ये हमने पढ़ा कि वाटर के लिए परमेबल होता है। फिर उसके बाद जब असेंडिंग में जाते हैं तो असेंडिंग वाला क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है। तो हमने पढ़ा कि वो वाटर इम्परमेबल होता है, उससे सॉल्ट निकलेगा। तो इस तरीके से ये रहता है, एक्सचेंजर और मल्टीप्लायर दोनों मिलकर काम करते हैं इसको, और इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हमने क्या देखा सबसे पहले यहाँ पे कि हम जो है सबसे पहले थिक लिम्ब जो रहता है वो इम्परमेबल है वाटर के लिए, तो वो सोडियम क्लोराइड का एक्सचेंज करता है, जबकि थिन लिम्ब जो रहता है परमेबल होता है वाटर के लिए, तो उसे वो वाटर देता है, पैसिवली वाटर उससे निकलता रहता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो रहता है ट्यूबुलर फ्लूइड जो रहता है कंसंट्रेट हो जाता है। जैसे नीचे से ऊपर, नीचे क्या है 1200, ऊपर है 300, तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो 1200 और नीचे से ऊपर तो फिर 300। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब हमने क्या पढ़ा, लूप ऑफ हेनले वो रहता है मल्टीप्लायर। अब एक्सचेंजर की बात करें तो ये वासा रेक्टा में होता है, और इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है लूप ऑफ हेनले को वो वासा रेक्टा मेंटेन करता है। हमने यहाँ पे देखा कि वासा रेक्टा क्या कर रहा है, यहाँ से एंटर किया 300 से लेकर 1200, और पूरा ये वासा रेक्टा अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में वाटर एब्जॉर्ब करते हुए निकल जा रहा है, तो वो ग्रेडियंट मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो एज जो ब्लड होता है मेडुला में नीचे जाता है, तो हमने क्या देखा कि 300 से 1200 पे पहुंचना है। अब 300 से 1200 में पहुंचना है, तो अगर जब नीचे जाता है तो वाटर जो है पानी निकलेगा, तभी इससे डाइल्यूट होगा, तो वाटर कंसंट्रेट होगा, वाटर जो रहता है निकलता है, और इसमें आता क्या है, सल्यूट जो नमक है आएगा। तो इस वजह से इस तरीके से ये काम करता है। फिर अगर हम बात करें ऊपर, एज इट असेंड्स, तो जब ऊपर चढ़ता है, अब 1200 से इसको जाना है 300 में, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब ऊपर की तरफ असेंड करता है तो हम देखते हैं कि सल्यूट जो है, इसको कंसंट्रेट होना है तो सल्यूट जो है बाहर निकल जाता है और पानी जो है अंदर आ जाता है, वाटर जो रहता है डिफ्यूज करता है अंदर की तरफ, तो वाटर जो रहता है अंदर की तरफ आएगा इस तरीके से। तो इससे होता क्या है कि जो ग्रेडियंट है उसका वॉश आउट नहीं होता है। फिर अब हम बात करें एडीएच का क्या रोल होता है, तो एडीएच जो रहता है बेसिकली एक्वापोरिन 2 चैनल्स होते हैं, उनको इंसर्ट करता है। और कहाँ पे इंसर्ट करता है, प्रिंसिपल सेल्स पे। पर प्रिंसिपल सेल्स किसका पार्ट होते हैं, इंटर कलेक्टिंग डक्ट का। तो हमने ये देखा कि फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे यूरिन पहुंच रहा है, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया तो 200 में पहुंच रहा है। अब वाटर एब्जॉर्ब होना है यहाँ तक, तो वाटर एब्जॉर्ब होने के लिए इसके पास 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सेल्स और एक होता है इंटर कैलेटेड सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल्स पे एडीएच काम करती हैं और एक्वापोरिन इंसर्ट करके वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। तो अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन डाइल्यूटेड रहेगी, और वाटर एब्जॉर्ब होता है तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है। तो इस तरीके से जो एडीएच रहता है वो क्या करता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो रहती है उस पर मेंटेन करता है। फिर अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो थिन डिसेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए परमेबल है, और थिक असेंडिंग लिम्फ है वो सल्यूट्स के लिए परमेबल है। तो अब ये वाटर के लिए परमेबल है, तो ये कंसंट्रेशन में और ये डाइल्यूशन में काम करती हैं। फिर अगर हम थिक की बात करें तो थिक जो रहता है इम्परमेबल टू वाटर है, और ये जनरेट करती है मेडुलरी हाइपरटोनिसिटी। फिर वासा रेक्टा जो रहती है वो मेडुलरी ग्रेडियंट को प्रिजर्व करती है। तो प्रिजर्वेशन का काम किसका होता है, वासा रेक्टा का। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो थिन डिसेंडिंग लिम्फ है और है तो वो वाटर के लिए परमेबल, उसका काम कंसंट्रेशन। थिन असेंडिंग लिम्ब उसका काम डाइल्यूशन, थिक असेंडिंग लिम्ब उसका काम है जनरेशन, और वासा रेक्टा उसका काम है प्रिजर्वेशन। और कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है कंसंट्रेशन। तो ये चीज रहता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये ग्लोमेरुलस से एंटर किया और ये साइट बन रहा है, ये पीसीटी का साइट है। यहाँ पे यूजुअली कौन सी ड्रग काम करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो रहता है डायूरेटिक्स वो यूज करते हैं तो यहाँ पे काम करती है। फिर लूप ऑफ हेनले में लूप डायूरेटिक्स काम करेगी, और यहाँ पे कौन से चैनल थे जो इसके हाथ 2 मोटे मोटे मैंने बनाए थे ऐसे, तो 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर
सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो ये देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे है। इस पे जो रहता है लूप डायूरेटिक्स काम करेगा। फिर उसके बाद हम चले गए डीसीटी। डीसीटी में जो डिस्टल पार्ट रहता है वहां पे हम देखेंगे कि यूजुअली जो रहता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर रहते हैं या सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, जिसको उस पे थायजाइड काम करता है। फिर ये जो रहता है साइड 4 जो रहता है कलेक्टिंग डक्ट पे, वो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स होती हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो रहती है अमिलोराइड, ट्राइएम्टेरिन और स्पाइरोनोलैक्टोन, ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती हैं। और यहाँ पे जो रहता है बेसिकली इनैक चैनल्स रहते हैं। तो अगर हम क्लिनिकल रेलेवेंस की जो बात करें लूप डायूरेटिक्स, तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट जो रहता है ब्लॉक हो जाता है, अबॉलिश हो जाता है, और काउंटर करंट जो रहता है तो वो हो नहीं पाता है। फिर अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है या इस्कीमिया होगा तो मेडुलरी स्ट्रक्चर्स जो होंगे डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेटिंग एबिलिटी किडनी की चली जाती है। फिर SIADH के केस में जो रहता है ADH बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो यूरिन जो रहता है बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकता है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या रहता है, ADH जो रहता है नहीं रहता है या ADH रेजिस्टेंट रहता है। ऐसे केस में यूरिन जो रहता है डाइल्यूटेड यूरिन रहेगा, ऑल्दो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। तो हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट का, तो यहाँ पे 200 पे एंटर करेगा और बाहर निकलना है उसको 1200 पे। तो यूजुअली कौन कौन सी सेल होती है, पहला सेल प्रिंसिपल सेल और दूसरा इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड में भी दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो जो प्रिंसिपल सेल्स होता है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो प्राइमरी साइट होता है एल्डोस्टेरॉन के काम करने का। और दूसरा जो उस पर काम करता है एक्वापोरिन 2 इंसर्शन, जो हमने अभी पढ़ा कि ADH कहाँ करवाता है, वो ADH जो एक्वापोरिन इंसर्शन कराता है वो प्रिंसिपल सेल्स पे ही काम करता है। तो एल्डोस्टेरॉन जो रहता है यूजुअली मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, ये MR उस पे बाइंड करता है। और फिर ये सोडियम जो चैनल होता है इनैक एपिथेलियल सोडियम चैनल, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे अगर एल्डोस्टेरॉन को बाइंड करने वाली अगर ड्रग दे दिया जैसे स्पाइरोलैक्टोन, या एल्डोस्टेरॉन जो है कम बन रहा है बॉडी में जिसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, या एल्डोस्टेरॉन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है जिसको बोलते हैं सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन जो रहता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करता है या इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इनैक चैनल जो रहता है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अब इनैक चैनल जो प्रिंसिपल सेल्स के होते हैं काम नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, तो ये इंटरस्टिशियम समझ लीजिए, ये इनसाइड है, इनसाइड बॉडी है, ल्यूमेन लैट्रिन होता है एक तरीके से कि हम जो बाथरूम में जाकर के बाहर, तो ये बॉडी का बाहर है। तो अब बॉडी ने सिक्रीट किया इंटरस्टिशियम, तो इंटरस्टिशियम सिक्रीट किया, तो हमारा काम क्या है कि हमारे शरीर में जो पोटेशियम है और हाइड्रोजन आयन है दोनों को हम बॉडी से बाहर निकालें। तो अब पोटेशियम आयन बाहर कैसे निकलेगा, हमें जो रहता है इनैक से सोडियम को अंदर लेना होता है। तो जब हम सोडियम को अंदर लेते हैं तो उससे जो वोल्टेज जो रहता है वो माइनस में हो जाता है। माइनस में हो जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम जो रहता है बाहर बॉडी से चला जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अगर हमने ये चीज एल्डोस्टेरॉन जो है काम नहीं कर रहा है तो सोडियम जो है अंदर इनैक के थ्रू अंदर नहीं आ पाता है, तो ग्रेडियंट मेंटेन नहीं हो पाएगा। और फिर दूसरा जो रहता है पोटेशियम जो है फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं मेडुलरी साइड में, आउटर मेडुलरी पे जो रिसेप्टर होते हैं पोटेशियम के, उनको बोलते हैं ROMK, रिसेप्टर्स ऑन आउटर मेडुलरी फॉर पोटेशियम। तो जो रहते हैं वो काम नहीं करेंगे तो पोटेशियम जो है बॉडी के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। अब पोटेशियम का कंसंट्रेशन जब बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया जो रहता है होने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इनैक्स सोडियम चैनल का प्रॉब्लम, ये टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में होता है और टाइप 4 में रहता है हाइपर कैलीमिया होने लगता है। अब जब पोटेशियम बॉडी में बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, अमोनिया बनने नहीं देता है। और अमोनिया कहाँ बनता है, PCT पर। तो अमोनिया यूजुअली जो रहता है PCT पे बनता है। तो इससे होता क्या है, अमोनिया बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अमोनिया बनता है तभी जो रहता है एचायन सिक्रीट होता है, एचायन बॉडी से बाहर निकलता है तो अमोनिया बनेगा। अब ये अमोनिया नहीं बनेगा तो एचायन जो है हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा और पेशेंट को एसिडोसिस होने लगता है। तो जो टाइप 4 RTA रहता है उसमें नॉन अनायन मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नगमा बोलते हैं, नॉन एनायन मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा।